प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के अध्याय में और व्याख्यान में हमने साख का आधार और साख के प्रकार का अध्ययन किया। आज उसी कड़ी में हम साख के दोष और बैंकों द्वारा साख सृजन के साथ साथ प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। साख के अंतर्गत अनेक लाभ हैं, परंतु उसमें अनेक बुराइयां भी है। साख के दोष के अंतर्गत सबसे पहला, साख से एकाधिकार को बढ़ावा मिला है, अर्थात यहाँ पर महाजन साहूकार अपनी मनमानी करते हैं और अपने मनमाने ढंग से ब्याज की वसूली करते हैं। नेक्स्ट है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। कभी कभी लोग किसी विषय वस्तु के संदर्भ में सट्टे लगा लेते हैं और बैंकों से अल्पकालीन ऋण सट्टे के प्रयुक्त ही मिलते हैं। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को भी बढ़ावा मिलता है। पूर्व के अध्ययन में हमने मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन किया था। अतः मुद्रास्फीति किसी भी देश के लिए एक घातक स्थिति होती है और मुद्रास्फीति के बढ़ावे के कारण साख मुख्य रूप से बुरी स्थिति में देश को ले आता है। नेक्स्ट है अकुशलता को प्रेरणा मिलती है, अर्थात व्यक्ति को अगर साख की सुविधा होती है तो वह अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता है और उसे पता रहता है कि उसे आवश्यकता होने पर धन उधार मिल जाएगा। नेक्स्ट है साख का अपव्यय भी होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कभी कभी अनुत्पादक साख साधनों को में भी अपव्यय लगा देते हैं और साख सुविधा होने के कारण वह उसकी उपादेयता को भी नहीं समझ पाते। नेक्स्ट है धन के असमान वितरण एवं आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को बल मिलता है, अर्थात ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्तियों के पास अधिक धन और कुछ व्यक्तियों के पास कम धन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और साथ ही साथ अति उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि अगर साख की सुविधा सभी व्यक्तियों को मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्ति उत्पादन से संबंधित कार्य करने लग जाते हैं और अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ व्यापार चक्रों के कारण भी अर्थव्यवस्था चौपट होती है। व्यापार चक्रों के अंतर्गत क्या होता है कि बूम और रिग्रेशन यानी कम तेजी और मंदी की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है बैंकों द्वारा साख निर्माण या साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। फर्स्ट, आधुनिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य साख निर्माण अथवा साख सृजन करना होता है। साख निर्माण का अर्थ बैंकिंग संस्थाओं की उस शक्ति अथवा क्षमता से है जिसके द्वारा वे अपने ऋणों एवं अग्रिमों तथा जमाओं की निरंतर प्रक्रिया से साख की मात्रा कई गुना बढ़ा सकते हैं। परिणाम स्वरूप बैंकों में कुल निक्षेप देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा से कई गुना अधिक हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में चलन में मुद्रा जो है कुल मुद्रा यानी करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वह लगभग कहीं अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में बैंकों की साख सृजन क्षमता या साख निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार समझी जा सकती है। फर्स्ट है बैंक नोटों का निर्गमन। बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक जो हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नोटों का निर्गमन कर साख का निर्माण करता है। नोट कागज के प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जो निर्गमन करने वाली बैंकिंग संस्था के विश्वास पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं और आपसी दायित्वों को भी निपटाते हैं। वर्तमान में नोट निर्गमन करने वाले बैंक अपने थोड़े से धात्विक कोषों के आधार पर असंख्य परिवर्तनशील पत्र मुद्रा जारी करते हैं। इस प्रकार से साख का निर्माण या सृजन होता है। सेकंड है नकद जमा तथा साख जमा द्वारा साख सृजन। यह रीति अपेक्षाकृत अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस नीति के अंतर्गत देश में मुद्रा की मात्रा के मुकाबले जमा डिपॉजिट्स अथवा निक्षेप कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। जब बैंक में रुपया जमा कराया जाता है तो बैंक उसका कुल भाग अपने पास निश्चित प्रतिशत नकद कोष कैश रिजर्व के रूप में रख कर बाकी उधार दे देता है। बैंक द्वारा दिया गया ऋण या तो ऋणी का खाता खोलकर उसके खाते में जमा कर दिया जाता है
यह वह ऋणी उस रकम को दूसरे बैंक में ले जाकर अपने खाते में जमा करा देता है ताकि जब जब उसे जरूरत हो वह उसे निकाल सके। यह जमा साख जमा यानी क्रेडिट डिपॉजिट कहलाती है। बैंक इन ऋणियों को चेक या अन्य साख पत्रों की सहायता से इस राशि को निकालने की सुविधा देता है। इस प्रकार बैंक अपनी जमा में से ऋण देकर वापस जमा प्राप्त कर लेता है। जितनी अधिक रकम उधार या ऋण दी जाएगी उतनी ही जमा की मात्रा बढ़ेगी। इस प्रकार पहले ऋण जमा को जन्म देती है, लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स, और फिर बैंक अपनी जमा के आधार पर ही ऋण देता है। जितनी जमाएं यानी डिपॉजिट्स अधिक होगी, बैंक उसका कुछ प्रतिशत अपने पास रखकर बाकी को उधार दे देगा। इससे जमा ऋणों को जन्म देगी यानी डिपॉजिट्स विल क्रिएट लोन्स। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जमा ऋण की और ऋण जमा की संतान है। अतः हम समझ सकते हैं कि बैंकों को जितना भी नकद जमा तथा साख जमा के रूप में प्राप्त होता है, उसके कुछ भाग को वे अपने पास रखकर बाकी को उधार या ऋण दे देते हैं। इस प्रकार उधार व जमा की निरंतर की चलने वाली प्रक्रिया से बैंकों के पास साख का एक बड़ा ढांचा तैयार हो जाता है। और इस संबंध में प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कि ऋण जमा की संतान है तथा जमा ऋण की संतान है। यह बिल्कुल सही साबित होता है और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बैंक प्रतिभूतियों, बिलों, हुंडियों व विनिमय विपत्रों की कटौती या क्रय विक्रय करके भी साख का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात इसके द्वारा बैंक इन विपत्रों को अनेक व्यक्तियों के पास हस्तांतरित करके उनके नकद भुगतानों के दायित्वों को निपटाने में समर्थ भी होता है। साख निर्माण की सीमाएं अथवा साख निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व। प्रोफेसर बेहनम ने साख निर्माण की 3 समसीमाओं का उल्लेख किया है। देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा, बैंकिंग की आदत और नकद कोषों का प्रतिशत। परंतु वास्तव में देखा जाए तो साख की मात्रा पर देश में व्यापारिक, औद्योगिक, बैंकिंग परिस्थितियों, विकास के स्तर, राजनीतिक परिस्थितियों, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति और लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है। देश में विधिग्राम मुद्रा की मात्रा। साख निर्माण की सबसे पहली सीमा यह है कि देश में उपलब्ध विधिग्राम मुद्रा की मात्रा कितनी है। जिस देश में कानूनी मुद्रा जितनी अधिक होगी, अन्य बातों के समान रहते साख निर्माण भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है, जनता में बैंकिंग की आदत। जनता में बैंकिंग की आदत जितनी प्रबल होगी उतनी ही साख निर्माण की प्रवृत्ति भी प्रबल होगी। विकसित देशों में बैंक की साख निर्माण करने की क्षमता अविकसित राष्ट्रों की अपेक्षा या विकासशील राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों में बैंकिंग की आदत अधिक होती है। नेक्स्ट है, कुल जमाओं का नकद कोष में प्रतिशत। प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग नकद कोषों के रूप में रखना पड़ता है, जिससे जमाकर्ता की मांग पर उनकी जमा राशि का भुगतान किया जा सके। जितनी अधिक राशि बैंक अपने नकद कोषों में रखेंगे उतनी ही साख निर्माण की क्षमता कम होगी और जितनी कम रखेंगे उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है, बैंकिंग सुविधाएं एवं विकास। जिन देशों में बैंकों के द्वारा साख निर्माण किया जाता है, अगर बैंकिंग सुविधा अच्छी उपलब्ध होगी तो वहाँ बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण साख निर्माण की प्रवृत्ति भी अधिक होगी और इसके विपरीत स्थिति में साख निर्माण कम होगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की अवस्था। देश जितना ही उन्नत व्यापार, उद्योग, व्यवसाय और कृषि की दृष्टि से विकसित होगा उतनी ही साख निर्माण की प्रवृत्ति अधिक होगी और अगर देश पिछड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में साख निर्माण की क्षमता भी कम होगी। नेक्स्ट है, व्यापारिक दशाएं। देश में व्यापार और उद्योगों की समृद्धि व ऊंचे लाभ की दशाएं होंगी तो व्यापार और उद्योगों में अधिकाधिक धन लगाया जाएगा, जिससे कि साख का विस्तार होगा और तेजी काल होगा।
इसके विपरीत निराशा का वातावरण व्याप्त होने से साख निर्माण अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है व्यापारिक दशाओं के साथ साथ केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक देश के बैंकों पर साख नियंत्रण संबंधी नीति अपनाता है। अगर केंद्रीय बैंक साख कम करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में आदेशों, निर्देशों आदि में सख्ती करेगा, जिससे साख की मात्रा में कमी होगी। और इसके विपरीत अगर साख का विस्तार करना चाहता है तो वह नियमों में कुछ शिथिलता रखेगा और साख की मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक के पास नकद जमा कोषों की मात्रा। प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक भाग निश्चित प्रतिशत के रूप में या नकद कोषों के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है। नकद कोष जमा का प्रतिशत जितना अधिक होगा, बैंक के पास साधन कम रहने से साख निर्माण क्षमता भी कम होगी और विपरीत स्थिति में अधिक होगी। नेक्स्ट है मौद्रिक व्यवस्था। अगर देश में मौद्रिक व्यवस्था का संचालन कुशलता से हो रहा है, मार्ग में बाधाएं कम है, तो साख निर्माण अधिक होगा। और अगर मौद्रिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है तो साख निर्माण अपेक्षाकृत कम होगा। आगामी अध्याय में हम हमारे देश की मौद्रिक नीति, वस्तुतः मॉनेटरी पॉलिसी, साख नियंत्रण की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में अध्ययन करेंगे।